Welcome student. Today we will study gravitational potential, gravitational field and Kepler's law. This will be the concluding class for gravitation and gravity. Good afternoon to everyone. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम VG से डिनोट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंपल वर्ड्स में ड्यू टू ए मास। At a given point is equal to the work done in bringing unit mass from infinity to that point. अब देखिए, कंसीडर ए मास एम। एक मास एम को कंसीडर करिए। मास एम, we have to find gravitational potential due to m at a point A, which is at a distance r from it. तो कंसेप्ट क्या बोलती है? We have to bring from infinity 1 kg mass. अब आप देखिए, ये 1 kg मास है। Whatever work is done in bringing 1 kg mass from infinity to, तो दो बातें समझने की हैं। पहली चीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका होता है? एक मास का होता है।
दूसरी चीज, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पर यूनिट मास को इन्फिनिटी से लाने में वर्क के इक्वल होता है। We don't need to go for the integration minus gm by r। इस फॉर्मूले से हम एक मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जनरल क्लास है, कंक्लूडिंग क्लास फॉर ग्रेविटेशन। वर्क डन इन इंफिनिटी माइनस gm अपॉन r। वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। अब अगला सवाल ये उठता है कि नेगेटिव साइन क्यों है। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन unit kg comes itself from infinity to this point। No external work is required। अट्रैक्शन के कारण खुद ही चला आएगा, इसलिए ये वर्क डन का जो साइन है नेगेटिव है, माइनस gm अपॉन r। So this is the concluding class for gravitation। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर डिफरेंट बॉडीज। Okay, I'm hopeful that you must have noted down। तो अगली हेडिंग भी हम अभी लिख देते हैं यहाँ पर। और डिफरेंट बॉडीज। तो ठीक है, अब डिफरेंट बॉडीज में आएगा आपका रिंग, स्फेरिकल शेल, और थोड़ा फिर इसका एप्लीकेशन भी बता देते हैं आपको, इसको क्लियर कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग now this is a ring। the radius of ring is r।
The mass of ring is m. Distance of point A is x. Gravitational potential. Potential due to ring at a point A on its axis, which is at a distance x from the center of ring. From the center of ring. तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा आपका gm अपॉन माइनस gm अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. एट द सेंटर ऑफ रिंग x जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी माइनस gm बाय r. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. Where m is the mass of ring, r is the radius of ring. Next, we are clearing it. Or x and distance from center. Okay. अब देखिए नेक्स्ट. Gravitational potential due to thin spherical shell. Thin spherical shell outside. The radius of shell is r. A is a point outside the spherical shell. तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए. B is a point on the spherical shell.
The potential at B will be minus Gm by R. इतना आप लिखिए. Okay, we are clearing it. तो इसको क्लियर कर रहे हैं और फिर आगे लिखेंगे. Potential inside the spherical shell. Inside the spherical shell is same at all the points. So we will write V inside equal to minus Gm upon R. So this is very simple. You must have noted down. इसको क्लियर कर रहे हैं और उतना ही होगा जितना सरफेस पे है. नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म solid sphere. अब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है. एट ए पॉइंट A outside the sphere, mass of sphere is m, r radius of sphere, minus gm upon x, minus gm upon x. और अगर हमें b पे निकालना है पोटेंशियल at b, which is on the sphere, which is on the sphere.
तो डेफिनेटली x इक्वल टू आर हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा v पर। किसी भी ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल जो स्फीयर पर है माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर। छोटे छोटे डिटेल्स हैं, वी कैन नॉट लीव देम, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। तो इसको क्लियर कर रहे हैं। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वेट अ मिनट, okay, now we are clearing it. Potential due to uniform solid sphere at a point inside the sphere. Okay, this will be good. अब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। Now we have to find the potential at a point inside the shell. ये रहा A। और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। Potential at A which is inside minus gm, फॉर्मूला याद रखिए, थोड़ा टिपिकल है, 3 minus x upon r whole square। अब पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो सेंटर पे x 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर खुद करके देख सकते हैं आप, -3 gm अपॉन 2r, -gm अपॉन 2r। तो ये सारे केसेस आपको मालूम होना चाहिए, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो ये थोड़ा रिलेशनशिप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स।
Okay, so we are clearing it. 3/2 times of surface. अब देखिए अगला हमारा हेडिंग है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हम इसे इजी बताएंगे। डेफिनेशन: द ग्रेविटेशनल फील्ड intensity due to a mass at a given point is equal to the force acting on unit mass kept at that point. अब देखिए फॉर एग्जांपल ये मास m है और इस मास के कारण आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। जो उससे विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो देखिए कंसेप्ट को देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आराम से ड्यू टू m एट पॉइंट ए। तो ए पे हम सपोज करें कि 1 kg रखा हुआ है। कितना kg? 1 kg। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू m एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द, एक मिनट, is equal to the force on 1 kg capped 1 kg capped at that point, capped at that point। तो किसी भी पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की कंसेप्ट देखनी है तो आप हमेशा सपोज करिए कि उस पॉइंट पर 1 kg रखा हुआ है। तो 1 kg पे जितना भी फोर्स लगेगा, वट एवर फोर्स एक्ट्स ऑन 1 kg, वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देगा। ये देखिए फोर्स हम निकाल लेते हैं और ये फोर्स क्या देगा हमें, Eg। तो फोर्स निकाल लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Gm into 1/r²। so it is very simple, Gm by r²। तो सिंपल पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, Gm by r²। तो यहाँ थोड़ा हमें लिखना चाहिए था, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास m। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बहुत सिंपल है, Gm by r²।
अब हम सॉलिड स्फीयर की निकालेंगे, स्फेरिकल शेल की निकालेंगे, रिंग की निकालेंगे। ओके, अब इसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू thin uniform ring. At point A, which is at a distance x from the center. तो ई ए आप लिखिए -g(m)x, ध्यान दीजिएगा, अपॉन x² + r² to the power 3/2. Gravitational field intensity at the center of ring. तो इस सेंटर पे x 0 हो जाएगा, तो सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। ओके, तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपने इसे नोट कर लिया हो तो बताइए। तो ये फॉर्मूला थोड़ा आप याद रखिएगा। ओके, सेंटर पे x 0 होने के कारण यहाँ पे ये जो x है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग इज 0। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन spherical shell outside, यहां पर हम निकाल रहे हैं, और यहां सेंटर से डिस्टेंस हम ले लेते हैं x at a point A which is outside the spherical shell, and at a distance x from the center.
x from the center. तो gm by x square. अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, ये पॉइंट ले लेते हैं हम B, which is on the spherical shell. उसको निकालना भी आसान है क्योंकि B पे जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल, x इक्वल टू R, तो B ये हो जाएगा gm by r स्क्वायर, gm by r स्क्वायर. इसको क्लियर कर रहे हैं. नेक्स्ट gravitational field intensity inside the thin uniform spherical shell is equal to 0, is equal to 0. ये बात आपको हमेशा याद रखनी है. It is equal to 0. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये आपने अब इसे लिख लिया होगा स्टूडेंट्स. Gravitational field intensity due to uniform solid sphere, uniform solid sphere. ओके, अब हम निकाल रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर which is outside. At a point A which is outside the sphere and at a distance x from the center, from the center, from the center. That is very simple. gm by x square. अब देखिए at a point B
which is on the sphere. तो b पर x क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा, इसका मास m है। तो b पर अगर हम एक ऐसे पॉइंट पर निकालें जो स्फीयर पे है तो वो बहुत सिंपल है, gm/r²। तो आप इसको नोट कर लीजिए। As soon as you note it down, we'll move further. ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मालूम होने चाहिए। अब देखिए, इसको क्लियर कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड sphere at a point which is inside the sphere। तो ठीक है, हम यहां निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर the distance of point A is x from the center। gmx upon r cube। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपको याद रखना चाहिए। तो ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया। सेंटर पे हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। केप्लर्स लॉ ऑफ
laws of planetary motion. तो सबसे पहले हम करेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. Every planet, the law is simple. Every planet moves around the sun in an elliptical orbit, and sun is at one focus. अब देखिए, these are the mathematical terms, तो थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा. So just see this elliptical orbit. Okay. Okay, this is the sun. Sun is at one of the focus. So the law is very clear. Law कहता है कि हर planet, every planet will move around the sun in different elliptical orbits. Obviously, in different elliptical orbits, but sun will be at the focus. The law of orbit is very simple. तो आप इसको नोट कर लें. Sorry. फिर हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं. That we will do. So this is the law of orbit. अब सेकंड लॉ करते हैं. The law of area. Important है. The law of area. The line joining. पहले लॉ को लिखते हैं फिर समझेंगे. The line joining the sun to the planet. To the planet sweeps out equal area in equal interval of time. एरियल वेलोसिटी बोलते हैं इसे. एरियल वेलोसिटी आपको समझाएंगे इसको. एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अब देखिए थोड़ा इसको समझते हैं. ओके. अब देखिए यहां पर सन है और यहां पर प्लेनेट है.
मान लीजिए प्लेनेट की पोजीशन नंबर 1 है और प्लेनेट यहां से मूव होकर अपनी पोजीशन नंबर 2 पे आता है, तो एरिया स्वेप्ट क्या होगा ये देखिए, दिस इज द एरिया स्वेप्ट। तो थोड़ा अब हम इसको ऐसे समझेंगे, ये देखिए दिस इज द एरिया स्वेप्ट। I think you understand the meaning of the area swept. अगर प्लेनेट P1 से P2 पर जाता है, सपोज करिए प्लेनेट इनिशियली कौन सी पोजीशन पे है, P1, तो सन को और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई SP1। अब SP1 जितना एरिया स्वेप्ट करती है, तो लॉ यही कहता है कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा। अब देखिए इसके मीनिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप एरिया को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट v है और यहाँ 0 सेकंड टाइम है और यहाँ dt सेकंड टाइम है, तो ये कितना डिस्टेंस P1 P2 को हम लिख सकते हैं v dt, क्योंकि जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। P1 P2 को हम क्या लिख सकते हैं, v dt। और एरियल वेलोसिटी dA बाय dt, मतलब 1 सेकंड में स्वेप्ट एरिया, इसको आप लिख सकते हैं हाफ आर वी, आर इंटू वी। आर ये डिस्टेंस हो गया प्लेनेट का और वी उसकी वेलोसिटी हो गई। तो आर इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। अब इसका मीनिंग समझाते हैं। तो देखिए आर प्लेनेट का सन से डिस्टेंस है, आर प्लेनेट का सन से डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्लेनेट सन से दूर होगा, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, जब प्लेनेट सन से दूर होगा तो आर ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो प्लेनेट स्लो हो जाएगा। अब जब प्लेनेट सन के पास आएगा, जब प्लेनेट सन के पास आएगा, जब प्लेनेट सन के पास आएगा तो आर क्या होगा, तो आर कम हो जाएगा। आर के कम होने से प्लेनेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कहते हैं इस लॉ को। अब आप ऐसे समझिए, जब कोई भी प्लेनेट सन के पास होगा तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई भी प्लेनेट सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, then we'll write in detail about it। और हमेशा आप याद रखिएगा एरियल वेलोसिटी हाफ आर वी होती है। आर क्या है, सन से डिस्टेंस, और वी क्या है, प्लेनेट की, वी क्या है, प्लेनेट की वेलोसिटी। अब आप इसमें सिर्फ इतनी बात समझिए कि जब सन प्लेनेट के पास होगा, तो अब देखिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और ये लॉ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करो। देखिए when according to this law, ऐसा लिख सकते हैं, according to this law, according to this law, planet will move, planet will move slowly, planet will move slowly when it is at farthest, farthest मतलब दूर, farthest from sun, from
sun and moves speedily, moves speedily when it is nearest to the sun, nearest to the sun. और हमेशा याद रखें एरियल वेलोसिटी को हमेशा याद रखें, हाफ आर भी लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दें तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एरियल वेलोसिटी हाफ एल अपॉन एम। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है। So this is the concluding class. अब आखिरी लॉ करते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, अब आप इसे नोट कर लें। The law of periods, the law of periods, the square of period of revolution t of any planet around the sun is directly proportional to the cube root of semi major axis of the elliptical orbit। अब देखिए, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई, इसका अब सेमी मेजर एक्सिस क्या है ये समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है सेमी मेजर एक्सिस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू मोर। दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्यूब, क्यूब रूट नहीं होगा, क्यूब होगा। ओके, लेट मी मेक अ करेक्शन, क्यूब ऑफ, ओके, क्यूब। सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, क्यूब रूट नहीं होगा। टाइम पीरियड क्यूब रूट हो जाएगा, हाँ ठीक है।
क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट नहीं क्यूब हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। टी स्क्वायर इज proportional to t square is proportional to a cube. ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो वी हैव ओनली दिस सेशन, कंक्लूडिंग सेशन है ये हमारा। और फिर जो कल से हमारी क्लास लगेगी वो इलास्टिसिटी की लगेगी। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करा सकूं, और थोड़ा आप लोग भी करिए। तो जनरली क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे, escape velocity, orbital velocity of satellite, variation of acceleration due to gravity। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज कैलकुलेशंस बहुत अलग होती है। मैंने कैलकुलेशन बताई थी तो स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम हो गई। जैसे जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर मान लीजिए मास क्या है, अर्थ का कांस्टेंट है, अगर रेडियस चेंज हो जाए तो जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मैं परसेंटेज एक अलग अप्रोच होती है। अगर मैं रेडियस को चेंज करूंगा प्लेनेट की, अब आप देखिए आर डिनोमिनेटर में है, मैं बात कर रहा हूं अगर मैं प्लेनेट की रेडियस को बदलूंगा तो उस प्लेनेट पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा था परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी इक्वल टू -2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आर ई। और मान लो अगर आर ई में, आर ई को मैं 1% कम करता हूँ तो जी कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 2%। तो देखिए कम करना माइनस होता है, तो वेरिएशन एक अलग चीज है, और किसी भी प्लेनेट पर जी की वैल्यू एक अलग कंसेप्ट है। तो इसके लिए पढ़ाई की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप देखिए ये एक जनरल बातें हो रही हैं। अगर मैं प्लेनेट की रेडियस को कम कर दूं तो जी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, जल्दी जवाब दो फटाफट। अगर मैं किसी प्लेनेट की रेडियस को कम कर दूं तो जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, आंसर आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। हम्म, जी विल इंक्रीज। अब चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, देखो कैसे बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, जैसे देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ बना दिया। डिस्कशन है ये तो कभी खत्म नहीं होता, आप भी जानते हैं। इफ रेडियस ऑफ ए प्लैनेट, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए प्लैनेट डिक्रीजेस बाय 1%, तो जी में क्या परसेंटेज चेंज होगा, रेडियस कम हो रही है तो जी बढ़ना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ -1 क्यों लिखा, क्योंकि कम हो रहा है। तो कितना आ गया, +2। जी विल इंक्रीज बाय +2%, जी विल इंक्रीज बाय +2%। अगर मैं अब रेडियस को बढ़ा दूं तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन आर ई, अब देखिए ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। देखिए बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ये हम जब कम पढ़ते हैं केसेस को तब ये सब चीजें होती हैं। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन रेडियस, इसका मतलब क्या है, ये प्लस कब होगा, when radius will increase, when radius will increase, when radius will increase। ये नेगेटिव कब होगा, when radius will, when radius will decrease, when radius will decrease। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसी वक्त क्या होता है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ तो वो चैट करते हैं और मुझसे पूछते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, वेरिएशन एक अलग चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज। किसी भी एक जनरल बात कर रहे हैं, ये देखिए, जब हम ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और अभी हम कहाँ पर हैं? अर्थ के सरफेस पर हैं, इस पॉइंट पर हैं। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हैं, ओके। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी? जी एम ई अपॉन, बोलिए क्या होगी, आप खुद बताइए। आर ई स्क्वायर होगा ना? तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बताइए हाँ या ना में, बोलिए, जवाब दीजिए, चैट करना चाहिए फटाफट। या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब हम अर्थ के सेंटर से ऊपर जाते हैं, सुनो अब आप, अच्छी बात है। अब इसीलिए क्या होता है बच्चों, जब हम अर्थ के सेंटर से ऊपर जाते हैं, मान लो हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर हमें जी की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है। अब मान लो ये हाइट कितनी है, h, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस आर ई। तो यहाँ पे हम g की वैल्यू कैसे लिखेंगे? जी एम ई अपॉन, बोलो, d का स्क्वायर, g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस h का होल स्क्वायर। ये कंसेप्ट है, आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम अर्थ के सेंटर, अर्थ के ऊपर जाते हैं, व्हेन वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, अर्थ के सेंटर से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने के कारण जी एम एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा। जब वो बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, जी विल डिक्रीज। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, तो चैट करके देखिए। दूसरी चीज ये है स्टूडेंट्स, एग्जाम पास करना आसान है, पर उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। तीसरी चीज, आप हमेशा देखिए, मैं आपको बोलता हूँ क्लास कॉपी को नोट करिए। अगर आप कॉपी को अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसी में से मिल जाएंगे। और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब एक और चीज, अभी डिस्कशन जब चल ही रहा है तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यही चीज हम अर्थ के अंदर क्यों नहीं अप्लाई करते? ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अर्थ के अंदर हम क्यों नहीं अप्लाई करते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर हमें जी की वैल्यू लिखनी है, तो हमने लिख दिया जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब हमें इस पॉइंट पर जी की वैल्यू लिखनी है, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट किस स्फीयर पे है, एक स्फीयर पे तो होगा। अब इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए डेप्थ कितनी है, डी डेप्थ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो तुम्हारा हो गया आर ई माइनस डी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर जी लिखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है एक स्फीयर पर है, उस स्फीयर का मास कितना है, एम डैश, डिस्टेंस कितना है, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये मास निकालना पड़ेगा हमें। तो अर्थ के अंदर एक अलग कंसेप्ट हो जाती है, बाहर एक अलग कंसेप्ट हो जाती है। और उस मास को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई इस रेड वाले का वॉल्यूम अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाता है डेप्थ वाला। तो इसको जरा आप समझने की कोशिश करिए कि हम किसी चीज को ऐसे क्यों करते हैं। मेरे ख्याल से अब क्लियर होना चाहिए आपको ये सब चीजें, ये नहीं हुआ। तो ये रीडिंग की बहुत जरूरत है, रीडिंग की बहुत जरूरत है। एक्चुअली एक बार रीड करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हमें किसी भी चीज को बहुत बार रीड करना पड़ेगा।
बहुत बार रीड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले की अलग अलग अप्रोचेस होती है, तो थोड़ा उसको समझना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड इट? आप लोगों को समझ में आ गया? छोटी छोटी चीजें हैं। रीडिंग, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना समझ के करेंगे और उतना अच्छा रहेगा। एक से ज्यादा बार आप चीजों को क्या करिए, एक से ज्यादा बार चीजों को आप पढ़िए, एक से ज्यादा बार चीजों को आप पढ़िए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। पेपर सिंपल हैं। आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें पेपर उतना टफ नहीं था, पर कोर्स बहुत ज्यादा होता है तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपना स्टडी अवर्स बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो कल की क्लासेस से हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी। सिंपल चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो हमें करने पड़ेंगे। Yes, tomorrow onwards we will have some extra session. मैं आपको बता दूं, मैं 2 एक्स्ट्रा सेशन लेने के मूड में हूँ। एक तो मैं क्रिसमस के दिन शाम को भी क्लास लूंगा, एक एक्स्ट्रा सेशन मैं अब लूंगा, और एक मैं आपका कल लूंगा। मेरे को 2 क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, और इन 2 क्लासेस में मैं सर्कुलर मोशन की जो मैकेनिक्स है उसको सॉल्व करना चाहता हूँ, और रोटेशन के बचे हुए क्वेश्चंस की जो टेस्ट में आए हैं क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस आपको कराना चाहता हूँ। तो आप बता दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। तो इसके बाद हम कल ही मिलेंगे, और वहाँ हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी। एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इलास्टिसिटी कर लें, और हमें न्यूमेरिकल्स ही करने हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, bulk modulus of gases,